कभी कभी इंसान जिसे सब कुछ समझता है वो एक पल में अजनबी बन जाते हैं। कभी जो दरवाज़ा खुशबू हंसी और प्यार की पहचान होता है वही दरवाज़ा एक दिन ठंडी खामोशी और कड़वी सच्चाई का गवाह बन जाता है। उस दिन जब मैं घर लौटा तो मेरा स्वागत करने वाला कोई नहीं था। बस एक ताला, एक खामोशी और एक दुनिया जो मेरे पैरों के नीचे से निकलती जा रही थी। और ये सिर्फ शुरुआत थी मेरी ज़िंदगी के सबसे काली और अंधेरी रात की। मेरे लिए ये बात हैरान करने वाली थी कि मेरी पत्नी 7 भाइयों की इकलौती और लाडली बहन थी, और ये सातों भाई अच्छे खासे खाते पीते पैसे वाले परिवार से संबंध रखते थे। इसके बाद भी उन्होंने अपनी बहन के लिए मुझे चुना था। जब राकेश ने खुद आकर कहा कि वो अपनी बहन अंबिका की शादी मुझसे करना चाहता है तो मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। अंबिका उनकी इकलौती बहन जिसे वो लाड प्यार से पालते आए थे, और वो इस लाडली बहन की शादी मुझ जैसे आम इंसान से क्यों करना चाहते थे। मुझ में तो कोई ऐसी ख़ास बात नहीं थी। मेरी रंगत सांवली थी, कमाई भी बस 25,000 के लगभग थी और बड़ी मुश्किल ही घर चल पाता था। मोहल्ले में एक छोटी सी परचून की दुकान थी। ना माता पिता थे, ना कोई करीबी रिश्तेदार। लोग मुझे रिश्ता देने को तैयार नहीं होते थे। कई लोगों से शादी की बात की थी, लेकिन सबका एक ही जवाब होता, अकेला मर्द है, ना आगे ना पीछे, एक छोटे से घर में रहता है, परचून की दुकान है, हमारी बेटी के सपने कैसे पूरे करेगा। मेरी आम सी शक्ल सूरत को देखकर लड़कियां मुंह फेर लेती थीं। तो फिर राकेश की बहन जिसके 7 भाई थे और मोहल्ले में जिनकी धाक बैठी थी, आज वो अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करने आया था। आज तक मैंने अंबिका को देखा भी नहीं था। मोहल्ले का कोई भी लड़का उस पर नज़र डालने की जरूरत नहीं करता था। ना ही मेरी कभी हिम्मत हुई। राशन तो मेरी ही दुकान से जाता था और मैं ही उनके घर पहुंचाता था, लेकिन दरवाजे के अंदर कदम रखने की कभी अनुमति ना मिली। ये सब बरसों से ऐसा ही चल रहा था, लेकिन अब राकेश खुद मुझे कह रहा था कि वो अपनी बहन की शादी मुझसे करना चाहता है। मैं आंखें फाड़े उसे देखता रहा। मैंने झिझकते हुए कहा, साहब जी आपने क्या कहा? वो बोला, मैं चाहता हूँ कि अंबिका की शादी तुमसे हो। मैंने कहा, मैं खुद इस काबिल नहीं समझता, खुद को इस काबिल नहीं समझता। कहाँ मैं और आपकी बहन कहाँ? वो बोला, ये फैसला हमारी और हमारी बहन की मर्ज़ी से हो रहा है। तुम बस शादी की तैयारी करो, अगले सप्ताह तुम्हारी शादी मेरी बहन से होगी। मुझे विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ये सब सच है। क्या ऐसे भी शादी होती है? मुझे तो लगा जैसे उन्होंने कोई रिश्ता नहीं मांगा, बल्कि आप अपना आदेश सुनाया हो। घर आकर मैं सारी रात सोचता रहा, क्या राकेश का दिमाग ख़राब हो गया है जो अपनी बहन की शादी मुझ जैसे गरीब अकेले बेसहारा इंसान से कर रहा है, वो भी अपनी इकलौती बहन की। फिर दिल में विचार आया, शायद उसकी बहन सुंदर ना हो, शायद उसका रिश्ता नहीं हो रहा होगा। लेकिन अगर सुंदर ना भी हो, पैसा और भाइयों का दबदबा हो तो फिर भी अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं। तो फिर मुझे क्यों चुना गया? मैं ये बताना भूल गया कि मोहल्ले का सबसे आम सा नौजवान था। लड़कियां मुझे देखकर मुंह फेर लेती, तो फिर राकेश अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों करना चाहता था? 2 दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अंबिका ये तो बहुत बदसूरत होगी या उम्र ज़्यादा होगी, लेकिन मुझे अपने लिए एक पत्नी की ज़रूरत तो थी ही। तो मैंने इनकार नहीं किया। अगले सप्ताह शनिवार वाले दिन मैं अपने कुछ जानने वालों को लेकर उनके घर गया। जिस को बताया कि राकेश अपनी बहन का रिश्ता मुझसे कर रहा है, वो आंखें फाड़े मुझे देखते रहे, बिल्कुल वैसे जैसे मैं खुद हैरान था। घर पहुँचे तो कोई ख़ास व्यवस्था नहीं थी, बस एक और मंडप बना था और पंडित जी बैठे थे। हमें ड्राइंग रूम में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद बहुत सादगी से फेरे हुए और राकेश ने ही कन्यादान किया था। सातों भाई बिल्कुल चुप बैठे रहे। उनके कपड़ों से भी नहीं लग रहा था कि कोई खुशी का मौका है। ये 7 भाइयों की इकलौती बहन की शादी थी, और वो भी इतनी सादगी से। किसी को ये बात हजम नहीं हो रही थी। फेरों के बाद सिर्फ बस पूरी सब्जी और रायता खाने में रखा गया, कुछ मीठा भी नहीं था। मैंने बस थोड़ा ही खाया। दिल बेचैन था। ऐसी शादी न कभी देखी थी न सुनी थी। फिर अंबिका लाल साड़ी लिपटी घूंघट निकाल कर मेरे साथ विदा हो गई। ना दहेज ना विदाई का शोर। मैंने विदाई के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था की थी, क्योंकि मैं चाहता था कि उसे इज्जत से घर लाऊं। घर पहुंचा तो मैंने अंबिका का हाथ थामा। वो काँप रही थी, डरी हुई थी। मैंने नरमी से कहा, आप यहाँ आराम से बैठें, अगर भूख लगी हो तो खाने की व्यवस्था कर देता हूँ। उसने नहीं में सिर हिला दिया। मैं कमरे से बाहर आ गया, लेकिन दिल में सवालों का तूफान था। राकेश ने अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों की, और यूँ छुप छुपा कर क्यों की? ऐसा लग रहा था जैसे शादी नहीं,
कोई राज छुपाया जा रहा हो। मैं अपने कमरे की ओर बढ़ा। शायद मेरे सवालों का जवाब अंबिका के पास था, लेकिन एक अजीब सा डर भी था कि आज की रात ऐसे सवाल करना क्या ठीक होगा। मुझ जैसे आदमी के लिए तो शादी हो जाना ही अविश्वसनीय था, और अब अपनी पत्नी से बात करना, उसे अपनाना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं कमरे में गया। उस समय अंबिका बेड पर बैठी थी। उसने हल्के नीले और लाल रंग की फैंसी सी साड़ी पहन रखी थी। ना कोई गहने, ना दिखावे की कोई चीज़, बस हल्का सा मेकअप। लेकिन जैसे ही मैं उसके सामने जाकर बैठा और उसे देखा, मेरे दिमाग की दुनिया घूम गई। वो लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं आया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी सुंदर हो सकती है। और जो बात मुझे अंदर तक हिला गई वो ये थी कि वो मुश्किल से 21-22 साल की लड़की थी। कम उम्र, नाजुक दूध जैसी रंगत लिए हुए, और मैं 36 साल का सावला आम सा इंसान। मुझे अपने आप से घिन आने लगी। मेरे दिल दिमाग में एक तूफान उठने लगा। राकेश ने अपनी इतनी सुंदर कम उम्र बहन की शादी मुझ जैसे आम आदमी से क्यों की? ना पैसा, ना नाम, ना सुंदरता, मैं तो बिल्कुल ज़ीरो था उसके मुकाबले में। मेरे दिल में सवालों का अंबार उमड़ आया। मैं ये सोच कर आया था कि उसे सवालों के घेरे में ले आऊँगा, इस शादी पर अपनी हैरानी जताऊँगा, मेरी तो बोलती बंद हो चुकी थी। उसकी सुंदरता ने मेरे हर शब्द को काट दिया था। मैं फ़ौरन बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। शायद उसे मेरी ये हरकत अजीब लगी। उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा, फिर शर्म से नज़रें झुका लीं। मैंने झिझकते हुए कहा, आप तो बहुत सुंदर हैं, और बहुत कम उम्र भी। मेरे सवाल पर उसने मेरी तरफ देखा और नरमी से बोली, मैं समझी नहीं। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मैं खुद को आपके काबिल नहीं समझता। ये सच था, झूठ नहीं था, क्योंकि मेरी उलझन बढ़ती जा रही थी। वो बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं हैरान था कि ये लड़की मुझे देख चुकी है। उसे तो मुझसे ज़्यादा हैरान होना चाहिए था। उसे तो शायद रोना चाहिए था, आंसू बहाने चाहिए थे कि भाग्य ने उसे किसके साथ जोड़ दिया है। वो दूधिया रंगत की मालिक, और मैं एक सावला आम चेहरे वाला आदमी। लेकिन ना उसने रोना शुरू किया, ना कोई गुस्सा उसके चेहरे पर आया। वो तो बिल्कुल चुप थी। फिर बोली, बैठ जाइए। मैं तो अपना चकराता दिमाग संभालते हुए सामने कुर्सी पर जा बैठा। दिल में एक ही सवाल घूम रहा था, राकेश ने ऐसा क्यों किया? अपनी इतनी प्यारी बहन की शादी मुझसे क्यों की? मैंने धीरे से कहा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी सुंदर हैं। मुझे तो लगा राकेश की बहन शायद थोड़ी बदसूरत होगी, तभी उसने मुझसे शादी की बात की। वो मेरी उलझन समझ चुकी थी। वो बोली, मुझे इस शादी से कोई आपत्ति नहीं थी, और मैं आपको पहले भी देख चुकी हूँ। ये सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। क्या? मेरी शक्ल देखकर भी तुम शादी के लिए राज़ी हो गई? मैंने दिल में सोचा, मेरी तो शक्ल देखकर ही लड़कियां शादी से इनकार कर देती थीं। 4 अगले दांत मेरे आगे को थे, जो मुस्कुराते ही बाहर को आ जाते थे। चेहरा आम सा, बस गुजारे लायक। फिर ये लड़की क्यों मान गई शादी के लिए? इस सोच ने मुझे अंदर से झंझोर दिया। कहीं इसके साथ कुछ ऐसा वैसा तो नहीं हुआ जिसके कारण इसे मुझ जैसे से ब्याह दिया गया हो? कोई हादसा, कोई धब्बा, लेकिन ज़बान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने कहा, मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आपके भाइयों ने आपकी शादी मुझसे क्यों की? वो थोड़ा चौंकी। क्यों? आपको कोई आपत्ति थी? मैं खामोश हो गया। वो बोली, अगर आपको आपत्ति थी तो इनकार कर देते। इस बार उसका स्वर थोड़ा सख्त था, फिर नरम पड़ी। क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगी? आपको पसंद नहीं आई? मैं तो सोचता रह गया, क्या ये लड़की पागल है? उसे मेरी शक्ल ठीक से दिखाई दे भी रही है नहीं? मैं उसके सामने जाकर बैठ गया। वो नज़रें झुकाकर खामोश बैठी रही। मैंने कहा, तुम्हारे भाइयों का मोहल्ले में बड़ा नाम है, तुम उनकी लाडली बहन हो, फिर शादी मुझसे और यूँ सादगी से? वो झुंझलाकर बोली, बार बार ये बात क्यों दोहरा रहे हैं? अपने आप को मेरे सामने इतना नीचा क्यों समझ रहे हैं? मेरे दिल में आपके लिए इज्जत है, और मैं उलझ गया। मैं तो समझा था आज सच्चाई जान लूँगा, लेकिन उल्टा सवाल और बढ़ गए थे। मैंने हिम्मत करके कहा, लेकिन कुछ न कुछ वजह तो होगी। कहीं तुम्हारे साथ कोई हादसा? वो झट से बोली, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैंने हाथ जोड़ दिए, नहीं, भगवान की सौगंध, शक नहीं, बस समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब मेरे लिए नया है। उसने अपना सफ़ेद नरम हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे जैसे करंट लगा। मैं फ़ौरन हाथ पीछे करके कमरे से बाहर निकल आया। उस रात मैं कमरे में वापस नहीं गया। आंगन में पुरानी चारपाई बिछाई, चादर ओढ़ी, और आंखों में कई सवाल लिए सो गया। सुबह आँख खुली तो किचन से आवाज़ आ रही थी। आंगन में ही हमारा छोटा सा किचन था। देखा तो अंबिका नाश्ता बना रही थी। मैंने शर्मिंदा होकर कहा,
तुम ये क्या कर रही हो? बाजार से कुछ ले आता हूँ, तुमने कष्ट क्यों किया? वो मुस्कुराकर बोली, कुछ दिन बाद भी मुझे ही सब करना है ना, तो आज ही से कर लूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है? आप चाय पियेंगे? मैं हैरान रह गया, ये लड़की क्या सच में इतनी अच्छी है? मैंने कहा हाँ बना दो। उस दिन हमने नाश्ता साथ किया। उसकी सादगी, सेवा भाव और स्वभाव ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं सवाल करना छोड़ दूं और उसे दिल से अपना लूं। मैंने उसे अपनी माँ की पुरानी सोने की अंगूठी पहनाई। गहनों के नाम पर अकेली चीज़ जो मेरे पास थी वो खामोश हो गई और खुश हो गई। मैं समझा शादी के अगले दिन उसके भाई से लेने आएंगे रस्म के लिए, लेकिन ना कोई आया, ना उसने जाने की जिद की। मैंने कहा तुम चलो, मैं तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ, तुम्हारे भाई तुम्हें याद कर रहे होंगे। वो नज़रें चुराकर बोली, नहीं मैं नहीं जाना चाहती। मैंने चौंक कर कहा, क्यों? वो तुम्हारा अपना घर है, मैं तुम्हें रोकने वाला कौन होता हूँ? वो कुछ देर खामोश रही, फिर बस इतना बोली, बस मैं नहीं जाना चाहती। उसके चेहरे पर डर सा छा गया, रंगत सफ़ेद पड़ गई, जैसे अपने ही भाइयों के घर की सोच ने उसे डरा दिया हो। 1 महीना गुजर गया, वो घर के सारे काम करती, कभी शिकायत न करती। मैं कई बार कहता, अगर मायके जाना चाहती हो तो चलो छोड़ आता हूँ, लेकिन हर बार वो इनकार कर देती। एक दिन बारिश के कारण दुकान जल्दी बंद करके घर आ गया। देखा कि वो भगवान के सामने हाथ जोड़े बैठी सिसकियाँ ले रही है। दिल टूट सा गया। जैसे उसने मुझे देखकर चौंक गई। मैं खामोश खड़ा रहा। वो बोली, आप जल्दी आ गए? मैंने कहा हाँ, बारिश हो रही थी और बारिश में कोई ग्राहक नहीं आता। वो बोली, अच्छा मैं चाय बना देती हूँ, अगर पकौड़े खाने हो तो बताइए। मैंने नरमी से कहा, नहीं तुम ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? मेरे सवाल पर अंबिका के चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी, जबकि मौसम सर्दियों का था। वो घबराकर दुपट्टे से माथे का पसीना साफ करने लगी और जल्दी से बोली, नहीं कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो कमरे से निकल गई। थोड़ी देर बाद चाय और पकौड़े लेकर आई। उसके हाथ में बड़ा स्वाद था, हर चीज़ बहुत स्वादिष्ट बनाती थी। लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का तूफान उठ रहा था। उसी रात जब मैं गहरी नींद में था, अचानक मेरे घर का दरवाज़ा ज़ोर से बजा। मैं हड़बड़ाकर उठा। अंबिका भी जाग गई। मैंने उसे कहा, तुम रुको, मैं देखता हूँ कौन है। दरवाज़ा खोला तो 2 लड़के खड़े थे। उन्होंने घबराकर कहा, कपिल भाई, आपकी दुकान में आग लग गई है। मेरे होश उड़ गए। मैं नंगे पांव दौड़ता हुआ दुकान की ओर भागा। सच में मेरी दुकान जल रही थी। आग की लपटें हर ओर थीं। लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब कुछ राख हो चुका था। मेरा दिल फट गया। मेरी बरसों की मेहनत, 3-4 लाख का सामान, सब कुछ जलकर राख हो चुका था। 2 दिन तक मैं दुकान पर जा ही नहीं पाया। जाता भी तो क्या करता, कुछ बचा ही न था। रोज़ाना की कमाई पर ज़िंदगी चलती थी, वो भी ख़त्म हो चुकी थी। अंबिका भी मेरे हाल पर बहुत परेशान थी। मैं चारपाई पर बैठा सिर थामे हुए था कि वो मेरे पास आई। मेरा हाथ थाम कर बोली, कपिल क्यों परेशान हो रहे हैं? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने झुंझलाकर कहा, क्या ठीक हो जाएगा? दुकान जल गई, घर की दाल रोटी बंद हो गई है। उसने हाथ की अंगूठी उतारी और मेरे हाथ में रख दी। ये बेच दें, थोड़ा बहुत सामान दुकान पर रख कर फिर से शुरुआत करें। मैंने चौंक कर कहा कि क्या कर रही हो? मुझे शर्मिंदा ना करो। वो मुस्कुराकर बोली, आपके बगैर ये सोना चांदी मेरे किस काम के? मैं हैरान रह गया। एक कम उम्र, इतनी सुंदर, अमीर घर की लड़की, लेकिन इतनी धैर्यवान, इतनी सीधी। आखिरकार मैंने अंगूठी ले ली, शहर गया और बेच दी। ये मेरी माँ की पुरानी अंगूठी थी, 1 तोले से भी ज़्यादा वज़न की, पूरे 70,000 में बिकी। और मैंने दुकान के लिए थोड़ा बहुत नया सामान ले लिया, लेकिन फिर भी लोगों का उधार हो गया था। कर्जदारों ने घर आकर बुरा भला कहा, गालियाँ दी, दरवाजे पर शोर मचाया। अंदर आया तो अंबिका रो रही थी। काश मेरे पास कुछ और होता तो वो भी दे देती। मैंने फैसला किया कि इसे कुछ दिन के लिए इसके मायके छोड़ाऊँ, ताकि वो मेरे हालात से कुछ देर के लिए दूर रहे। बगैर बताए कहा, तैयार हो जाओ, किसी से मिलने जाना है। मैं सीधा उसे उसके मायके ले गया। दरवाज़ा खटखटाया। राकेश ने दरवाज़ा खोला। हमें देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। बोला, आओ अंदर आओ। हम बैठे तो बस एक सादा पानी का गिलास सामने रखा गया। ना कोई उत्साह, ना कोई स्वागत, जैसे हम मेहमान ही ना हो। मैंने कहा, बस सोचा शादी को 2 महीने हो गए, अंबिका को आपकी याद आती होगी, इसलिए छोड़ने आया हूँ। कल आकर ले जाऊँगा। लेकिन किसी ने चाय तक ना पूछी। मैं सिर्फ 15 मिनट रुका और वापस घर आ गया। रात को सोने लगा तो अंबिका का रोता हुआ चेहरा आंखों के सामने आ गया। सपने में देखा वो चीख रही है, कपिल मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। मैं घबरा कर जाग गया। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। फौरन अपनी शाल ओढ़ी और अंबिका के घर पहुंचा। लेकिन हैरत का झटका लगा, घर पर ताला लगा हुआ था। उनके घर पर कभी ताला नहीं लगा होता था।
भाई भाभियाँ बच्चे, कम से कम कोई ना कोई तो होता ही था। फिर ताला क्यों? जैसे ही पलटा मुझे अंदर से दबे दबे रोने और सिसकियों की आवाज़ें सुनाई दी। मैं दीवार की तरफ लपका लेकिन कुछ नज़र न आया। फिर दरवाजे के साथ लगा एक पेड़ देखा, उस पर चढ़कर मैं दीवार कूद गया। नीचे कूदते ही जो दृश्य मैंने देखा, मेरी आत्मा कांप उठी। आंगन के एक कोने में एक गड्ढा खोदा जा रहा था। अंबिका के मुंह पर कपड़ा बांधा था, हाथ पीछे बंधे थे और उसके भाई उसे उस गड्ढे में फेंकने लगे थे। मैं चीखा, क्या कर रहे हो तुम लोग, हटो पीछे। राकेश बोला, ये हमारे घर का मामला है, तुम दूर रहो वरना तुम्हें भी मार डालेंगे। मैंने कहा, शर्म करो, अपनी बहन के साथ ये क्या कर रहे हो? वो बोले, ये हमसे जायदाद में हिस्सा मांग रही थी, हमने इसीलिए इसकी शादी तुम जैसे कमज़ोर और गरीब आदमी से की थी ताकि ये कभी हमसे बराबरी न कर सके। हमें विश्वास था कि तुम हमारे सामने कभी सर नहीं उठाओगे। मेरी आंखों में आंसू थे। मैंने कहा, बहनों का अधिकार मारने वाले कभी फलते नहीं, तुम्हें भगवान सज़ा देगा। मैं अंबिका को लेकर वहाँ से निकल आया। वो सिसकियाँ ले रही थी। घर आकर मैंने उसके हाथ और मुंह खोले। मैंने कहा, क्यों मांग रही थी अपना हिस्सा उनसे? वो बोली, क्योंकि आप परेशान हैं और वो मेरा अधिकार है। मेरे भाई सिर्फ दुनिया के सामने लाड दिखाते हैं, असलियत में उन्हें सिर्फ जायदाद से प्यार है। मैं चुप हो गया। कुछ महीनों बाद मेरी दुकान खूब चलने लगी, कर्ज भी उतर गया, घर में सुकून आ गया। और दूसरी ओर अंबिका के भाइयों का करोड़ों का नुकसान हो गया। उनका माल दूसरे देश से आता था, लेकिन वो जहाज़ ही डूब गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। सच है, बहनों की बद्दुआ भगवान कभी खाली नहीं जाने देता। जब सब खत्म हो गया, झूठ, फरेब, प्यार का ढोंग, तब एक अजीब सी खामोशी मेरे घर के अंदर आ गई। लेकिन ये कमज़ोरी की खामोशी नहीं थी, ये उस ताकत की थी जो इंसान को राख से दोबारा उठने पर मजबूर करती है। मैं टूटा ज़रूर, बिखरा भी, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। जिन लोगों ने मेरे दर्द को तमाशा समझा था, आज वो खुद बेसहारा हो चुके थे और मैं उस आग से गुजर चुका था जो या तो जला देती है या कुंदन बना देती है। आज मैं कुंदन हूँ, खामोश, मजबूत और पूरी दुनिया के झूठ के सामने सच्चाई की आखिरी सांस की तरह अटल। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।